क्लास पिछले क्लास में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक का अंत हो जाए, समाप्ति हो जाए। कास्ट स्थलाकृति पढ़ना शुरू किया था हमने और बहुत डिटेल में हम सब ने चर्चा की थी कि ये कास्ट दरअसल है क्या। कास्ट रीजन का हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था कि कास्ट प्रदेश क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं, जिनका पहला छूटा हुआ क्लास है, वो देख लीजिएगा। इसके पहले का जो क्लास है उसमें कास्ट क्या है ये बताया है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कास्ट स्थलाकृति जो मूलतः अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, दो के द्वारा किए गए अपरदन और निक्षेपण का परिणाम है। इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो इरोजन किया जाता है और जो डिपोजिशन किया जाता है, उसी के डिपोजिशन का एक रिजल्ट है कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट स्थलाकृति। अब कास्ट शब्द का क्या मीनिंग है या कास्ट का मतलब क्या? तो कास्ट शब्द एक स्थान का नाम है, एक प्लेस का नाम है। कास्ट जो स्लोवानिया में, वर्तमान में यह जगह जो है स्लोवानिया में पड़ता है। और यह स्लोवानिया एक देश है जो पहले युगोस्लाविया का एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अब स्लोवानिया एक स्वतंत्र देश है। और कहाँ है? तो इटली के अपोजिट साइड में, इटली के किनारे एक सागर है, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के वेस्ट में इटली है और एड्रियाटिक सी के ईस्ट में ये स्लोवानिया और यूगोस्लाविया वाला रीजन है। तो कास्ट एक नेम ऑफ द प्लेस है जो एक्चुअल में स्लोवानिया में पड़ता है कास्ट। और स्लोवानिया जो है वो बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है। और इन पास्ट पहले ये युगोस्लाविया, जिसको सर्बिया भी बोलते हैं, और उसका एक हिस्सा था। चूंकि इस रीजन में डोलोमाइट यानी कि जो लाइमस्टोन है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और इसी लाइमस्टोन की अधिकता और लाइमस्टोन रिलेटेड जो लैंडफॉर्म्स हैं, टोपोग्राफी हैं, यहाँ पे ज्यादा बनती हैं अभी कहेंगे। और इन्हीं टोपोग्राफी की स्टडी करके ये कॉन्सेप्ट बाहर आया। यानी सबसे पहले ज्योग्राफर्स ने इसी रीजन में लाइमस्टोन रिलेटेड जो लैंडफॉर्म्स हैं और जो अंडरग्राउंड वाटर रिलेटेड लैंडफॉर्म्स हैं उनकी स्टडी की थी। और यहीं से ये कॉन्सेप्ट बाहर आया। इसलिए अब दुनिया में कहीं भी यदि लाइमस्टोन रिलेटेड एरिया है, लाइमस्टोन रिलेटेड लैंडफॉर्म मिलता है, तो उनको कास्ट लैंडफॉर्म और कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। विश्व में ऐसा नहीं है कि केवल यूगोस्लाविया और स्लोवानिया रीजन में ही चूना प्रदेश है या कास्ट रीजन है। साउथ अफ्रीका में एंडीज माउंटेन सीरीज के पास, जहां से अमेजन निकलती है स्पेशली, बहुत बड़ा एरिया कास्ट प्रदेश है। नॉर्थ अमेरिका में जो वर्जीनिया, फ्लोरिडा, ये सारा रीजन है यूएसए का, टेनेसी, केंटुकी और वर्जीनिया, फ्लोरिडा, ये ऐसे रीजन हैं जो नॉर्थ अमेरिका के फेमस कास्ट प्रदेश हैं, चूना प्रदेश हैं। वहां भी एक से एक बेहतरीन लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं चूना प्रदेश से रिलेटेड। उसके बाद यदि हम बात करें कास्ट रीजन का, तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़े एरियाज में कास्ट रीजन है, जहां पे हम आर्टिजन कुआं देखते हैं। आर्टिजन कुआं का मतलब उसको उत्सृत कूप कहते हैं, ऑटोमेटिकली उस कुएं से पानी बाहर आते रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत जगहों पे है कास्ट प्रदेश।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया, इंडिया में हमारे बिहार में सबसे पहले देख लें तो जो रोहतास कैमूर रीजन है, दिस रीजन इज वेरी रिच इन लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। एंड इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, यानी कि बहुत सारा रीजन इंडिया में भी बड़ा पड़ा है जहां पे लाइमस्टोन रीजन है, चूना प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, वैष्णो देवी में अर्धकुंवारी में एक गुफा है, जिस गुफा में माता वैष्णो छुप के रही थी भैरव से, ऐसी स्टोरी है, लोकगीत में गाया जाता है, स्थानीय लोग गाते हैं। तो हम आपको वो गुफा के बारे में भी एग्जांपल दिए थे पिछली क्लास में कि वो जो केव है वो लाइमस्टोन केव है। ठीक है, उसमें आप अंदर कभी घुसे हो तो अच्छी बात है, भविष्य में कभी यदि प्रवेश करें तो इस बार एक ज्योग्राफर की तरह एंटर करना, तो आपको कैसी होती है चूना पत्थर की संकीर्ण गुफा। बड़ी गुफा देखनी है तो मणिपुर जाना होगा, मिजोरम जाना होगा। बड़ी गुफा देखनी है तो आपको उत्तराखंड जाना होगा, उत्तराखंड में एक पाताल महादेव है। ठीक है, आपको पत्थर मतलब घुसना पड़ता है नीचे गुफा में अंदर, और अंदर बिल्कुल आपको सब कुछ दिखेगा। कुछ लोग वहां के जो लोकल टूरिस्ट हैं वो अंदर आपको बताएंगे कि ये देखिए ये शेष नाग जी है। दरअसल वो पानी जब इरोजन करती है ना तो कठोर चट्टाने घिस जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, तो वो गोलाकार और मुलायम चट्टाने निकल जाती हैं, तो वो सांप की पीठ की तरह चिकना लगता है। और कहीं कहीं वो लटका रहता है ऐसे स्टेलेक्टाइट, कहीं स्टेलेगमाइट। तो अंदर अलग अलग जितने भी स्टेलेगमाइट होंगे उनको अलग अलग पिंड बता देंगे कि ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये शिव जी हैं। यहाँ देखिए कुबेर बैठा हुआ है, यहाँ इंद्र बैठे हैं, और सारा देवता काउंट करा देगा। हर पिंडी में एक आकृति उभर के आएगी, और उस आकृति से आपको भरोसा दिलाएगा कि देखिए एकदम बिल्कुल शिव जी जैसे लग रहे हैं। ये देखिए इधर जो निकला है त्रिशूल है, त्रिशूल है, ये वाला देखिए नाग, गले में नाग है, वो पूरा आपको इमेजिन करवा देंगे। तो कभी आप यदि उत्तराखंड जाते हैं तो पताल, पताल में जो बना हुआ है मतलब अंडरग्राउंड एक गुफा में ले जाएगा आपको। ठीक है, तो वो जो अंडरग्राउंड गुफा है वो चूना प्रदेश की गुफा है। उसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर में आपने देखा वैष्णो देवी की जो गुफा है वो चूना प्रदेश की गुफा है। सिमिलरली मेघालय में हाल ही में एक गुफा मिला जिसमें कि लगभग 14,000 साल पुराना, 14-15 हजार साल पुराना एक स्टेलेगमाइट मिला है, और एक पिलर मिला है जिसकी स्टडी की जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। यानी अभी जो हम जिस युग में हैं उसको मेघालय युग कहते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, आपके उत्तर को किताबी ना बनाने बने आपका उत्तर, और आपका एग्जाम्पल प्रॉपर हो, बिल्कुल ऐसा लगे एग्जामिनर को पढ़ के कि इस बच्चा बहुत प्रैक्टिकली सोचता है, यानी चीजों को अपने सराउंडिंग्स में पता करने की कोशिश करता है कि सराउंडिंग्स में ऐसे इंफॉर्मेशन हैं कि नहीं। तो कास्ट प्रदेश क्या है, स्लोवानिया के एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। जैसे यहाँ जब जहाँ मैं हूँ ये दिल्ली है, जहाँ आप कहीं हो पटना होगा, तो जैसे पटना है जैसे दिल्ली है वैसे कास्ट है। तो कास्ट स्थान का नाम है, वर्तमान में स्लोवानिया में है, और ये चूना प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। और चूना प्रदेश यानी कि लैमस्टोन रीजन जो है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल दुनिया में यही मिलता है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कास्ट प्रदेश यानी कास्ट रीजन मिलता है। प्रदेश कहेंगे, पत्थर नहीं, प्रदेश। तो आप बेझिझक इंट्रोडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब हम देखते हैं कि आखिर चूना प्रदेश में ऐसी बेहतरीन सी आकृति कैसे बन जाती है। कई सारी आकृतियां, चूना प्रदेश की जो आकृति है आप देख सकते हो, बहुत सारी आकृतियां आपने चूना प्रदेश का देखा होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, इसलिए कास्ट तो नहीं होना चाहिए, कास्ट लाइम स्टोन केव लिखता हूँ। पाताल भुवनेश्वर नाम से एक इमेज आप कभी सर्च करना या वीडियो देखना, उत्तराखंड का वीडियो होगा। कारलाइम लिखा गया।
लाइव स्टोन केव ऑफ मेघालय दिखाना चाहता हूं मैं। मेघालय एज करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में भी आएगा। ऐसा दिखता है कास्ट की गुफाएं। खुल जा सिमसिम। कोई जब तक सिमसिम खुलती है तब तक आप सिमसिम को डायरेक्ट देख लीजिए। कास्ट की गुफाएं ऐसी दिखती हैं। और मैंने आपको कहा यूट्यूब पे आपको एक सर्च करना है, पाताल भुवनेश्वर। कहाँ है? उत्तराखंड में। जो एरिया है अल्मोड़ा के आगे चामोली मोली के पास है पाताल भुवनेश्वर। तो पाताल भुवनेश्वर का एक पूरा डॉक्यूमेंट्री देखना है, और वो भी मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ। क्यों स्माइल? क्यों? जब पंडित जी बता रहे हो कि ये देवता हैं वो देवता हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप पहचानिएगा कि कौन सा युवाला है, कौन सा घोल रंध्र है, मतलब छिद्र जिससे एंटर करते हैं, कौन सा कास्ट विंडो है, कास्ट खिड़की है, और कौन स्टेलेक्टाइट है, कौन स्टेलेगमाइट है। पिंड देख के समझ जाइएगा कि कौन स्टेलेक्टाइट है, कौन स्टेलेगमाइट है। ठीक है, तो बहुत जरूरी होगा कि आप उसको समझ पाए। ये देखिए यहाँ पे इमेज तो बड़ा कर नहीं रहा है ये, लेकिन हाँ आप कर रहा है। यहां जो ये गुफा आपको दिख रही है, ठीक है, इन गुफाओं में कुछ छत से लटकता हुआ दिख रहा है, कुछ जमीन से उठा हुआ दिख रहा है पिंड। तो जो छत से लटकता हुआ दिख रहा है या जमीन से उठा हुआ पिंड दिख रहा है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये पिलर है, जिसको कंदरा स्तंभ अभी मैं पढ़ाऊंगा। ये कंदरा स्तंभ है। और ये जो नीचे से ये थोड़ा छोटा छोटा सा पिंड जैसा दिख रहा है, ये जो पिंड जैसा दिख रहा है, ये पिंड जितने भी हैं ये स्टैलेगमाइट है, स्टैलेगमाइट है ये। ठीक है। देखिए हिंदी नाम बड़ा प्यारा नाम है इसका। हिंदी नाम क्या है? जो नीचे बना हुआ है उसका नाम निश्चुतास्म है, और जो ऊपर बना हुआ है उसका नाम आश्चुतास्म है। तो आश्चुतास्म और निश्चुतास्म को ही इंग्लिश में स्टेलेगटाइट और स्टेलेगमाइट कहते हैं। जो छत से एक बच्चा पूछ रहा है कि अभी तक मिला नहीं इस बच्चे को लिंक। तो जो छत से टपकता हुआ दिख रहा है वो स्टेलेगटाइट है, ठीक है। और जो जमीन से जुड़ा है वो स्टेलेगमाइट है। मेरी बात समझ रहे हैं? स्टेलेगटाइट और स्टेलेगमाइट। तो स्टेलेगमाइट जो है वो आप यहां पे दिख रहे हैं, और जब दोनों मिल जाता है एक दूसरे के साथ तो वो पिलर बन जाता है। ठीक है। मैंने एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, चीजों को समझना देखना तो अभी बहुत कुछ बाकी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर पाताल भुवनेश्वर देख के जाइएगा, और थोड़ी अपनी जानकारी जो है वो आप अमरनाथ पे भी लगाइएगा। जो अमरनाथ की शिवलिंग है, ठीक है, अमरनाथ की जो शिवलिंग है जम्मू कश्मीर रीजन में जो अमरनाथ केव है, उस केव का भी जो इमेज आप देखेंगे, ये जो भगवान शिव हैं और ये जो पूरी गुफा है, दरअसल ये गुफा बनी कैसे है? तो ये गुफा भी एक तरीके का केव जो है, ये चूना पत्थर वाला केव रहा है कभी। यहां से चूना पत्थर तो बह के निकल गया, लेकिन जिस तरीके से चूना पत्थर एंटर करता था उसी तरीके से पानी, और उसमें कुछ क्वांटिटी लाइम की है जो टपकते टपकते क्या निर्माण करती है? शिवलिंग। इंटरव्यू में बीपीएससी में यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं तो रेडी रहिए मेंटली, वो आपसे जरूर पूछेगा, और हर बार पूछता है, उसके पास घिसा पिटा क्वेश्चन है।
कि अमरनाथ शिवलिंग जो है ये किस चीज का एग्जाम्पल है। तो आप बता दीजिएगा, ये जमीन से ये पिंड ऊपर उठ रहा है, राइट। जमीन से ये पिंड यदि ऊपर उठ रहा है तो जमीन से ऊपर उठने वाला पिंड जो है देवादेव महादेव जो है भगवान शिव, ठीक है, बाबा बर्फानी जो है, ये बेसिकली ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये स्टैलेगमाइट है। ऐसे भी शिव जी से ज्यादा माइटी कोई नहीं है, ताकतवर शक्तिमान, ये स्टैलेगमाइट है, ठीक है। ये पूरी तरह से गुफा की छत को नहीं टच करते। यदि किसी कारण से ऊपर से भी यदि कोई लटकता हुआ पिंड होता और वो दोनों जुड़ जाते, तब फिर ये कंदरा स्तंभ बन जाता, कंदरा स्तंभ बन जाता। लेकिन ये कंदरा स्तंभ ना होकर के ये क्या है, देखिए ऐसा शिव जी जहां बने हैं वहां और भी कई नए पिंड बन रहे हैं। देखिए एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो कई सारे छोटे छोटे पिंड यहाँ बन रहे होते हैं। जैसे एक पिंड ये बन रहा है, एक ऊपर से ये लटक रहा है पिंड, यहाँ पे कुछ और भी लटकता हुआ पिंड है। ध्यान से देखेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नॉर्मली जो लोग बहुत धार्मिक हैं उनके हृदय को ठेस भी पहुंच सकता है। मेरे अपने त्यागी जी बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी के, उनको लगेगा कि सर आप ज्यादा ज्योग्राफी मत जोड़िए यहाँ पे, लेकिन मेरी मजबूरी है, इंटरव्यू में उनसे भी पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न, तो इसीलिए ध्यान दे रहा हूं मैं। त्यागी जी सुन रहे हैं आप? ये एक, ये यहाँ पे पिंड बन रहा है, ये देखिए कंदरा स्तंभ बना हुआ है, ये भी कंदरा स्तंभ बना हुआ है। और ये थोड़ा एक ऐसा स्पेशल है जो सबसे बड़े आकार का अद्भुत यूनिक बन रहा है। तो जो ये पिंड है ये भगवान शिव हैं, ठीक है, शिव जी हैं। तो शिव जी का जो रूप है अमरनाथ शिव जी का, तो ये बेसिकली ज्योग्राफी के अनुसार क्या है, स्टेलेगमाइट है, याद रखिएगा। स्टेलेगमाइट ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले का एक फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यू का। तो हम जान के शिव जी को दिखला के दर्शन करा रहे हैं सुबह सुबह आपको, और साथ ही साथ त्यागी जी का दर्शन भी हो गया और उनको ये प्रश्न भी याद रहेगा, ठीक है। अगले पॉइंट्स पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये स्थलाकृतियां बनती क्यों है और कैसे बनती है। होता क्या है चूना प्रदेश में, तो चूना प्रदेश में लाइमस्टोन रीजन में प्रदेश में अपर्दन, और ये अपर्दन जो होता है अंडरग्राउंड वाटर द्वारा होता है। तो जो भूमिगत जल अपर्दन करती है, अंडरग्राउंड वाटर जो इरोजन करती है, ये इरोजन कैसे होता है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि वैष्णो देवी वाली गुफा का वीडियो या डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है या नहीं, उसको भी यदि अवेलेबल हो तो एक बार देख लीजिएगा तो आपके माइंड में और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देख लेंगे आप। अब हम ये देखेंगे कि आखिर कास्ट स्थलाकृतियां जो बनती हैं वो किस प्रक्रिया से बनती है, ठीक है। यानी पूरा प्रोसेस समझेंगे कि वो कौन सी प्रक्रिया है जो चूना प्रदेश में अपर्दन करने के लिए कैपेबल हो पाती है। तो नॉर्मली इरोजन के टेक्निक्स जितने भी एजेंट ऑफ इरोजन हैं, जितने भी एजेंट ऑफ इरोजन हैं उनके इरोजन का टेक्निक वही है कॉमन। क्या क्या? एक को आप कहते हैं क्या, एब्रेजन। तो एब्रेजन या फिर कोरेजन ये भी करता है, पानी है, बहता हुआ पानी है, तो जब भी पानी फ्लो करेगा तो जो जो क्रियाएं नदी अपर्दन करते समय होता था वो तो है ही इसके पास, बिकॉज ये भी नदी की तरह बहती है अंडरग्राउंड। लेकिन उससे अलग भी दो तीन क्रियाएं ये करती हैं। क्यों? नदी का पानी सिर्फ पानी होता है और इसका पानी एसिडिक होता है, अम्लीय जल होता है, इसका बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। उतना नहीं कि आदमी गला दे, चट्टान जरूर गला देता है ये। तो अम्लीय होता है, इसके पानी में चूना पत्थर का जो घुला होता है, इसके पानी में सल्फर घुला होता है, कहीं कहीं गर्म पानी भी होता है इसमें, जहां सल्फर की चट्टानें ज्यादा मिल जाती हैं चूना के पत्थर के चट्टानों से, तो वहां गर्म पानी होता है और इसके का पानी बहुत ज्यादा साफ और क्लीन हो जाता है, क्योंकि एसिडिक ज्यादा होने के कारण कीड़े मकोड़े तो होंगे नहीं ज्यादा इसमें, जलीय जीवों की मात्रा भी कम ही होगी, लेकिन बहुत शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है ये पानी। देखिए मैं बात कर रहा था कि भूमिगत जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, कैसे कैसे इरोजन करता है, टेक्निक्स ऑफ इरोजन क्या है। तो अंडरग्राउंड वाटर के इरोजन का टेक्निक जो नॉर्मल
वाटर साइकिल है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन, जिसको आप घुलन क्रिया कहते हैं। घुलन क्रिया, इंग्लिश में आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है ये इसका सबसे मेन प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इरोजन। ये क्या करती है, जो भी इसके पाथ में, इसके मार्ग में जो चट्टानें आती हैं, मार्ग में लाइमस्टोन जो आता है, उस लाइमस्टोन को ये अपने अंदर घुला लेती है। और घुलाने की जितनी क्षमता है, घुलाने की अपनी एक क्षमता होती, कैपेसिटी होती है। आपने एक टर्म सुन रखा होगा, संतृप्त और असंतृप्त, सुना है? संतृप्त और असंतृप्त सुना होगा। जो घोल होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है? जो घोल जो होता है दो तरह का होता है, एक को कहते हैं संतृप्त, एक को कहते हैं असंतृप्त। संतृप्त का मतलब हो गया कि उसके घुलाने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है, अब उससे ज्यादा वो अपने अंदर चीजों को नहीं घुला सकता, तो वो संतृप्त हो गया। और असंतृप्त हो गया जिसमें अभी क्षमता घुलाने की है। तो जो घोल होता है, वर्षा का जल जब प्रवाहित होकर चूना प्रदेश में एंटर करता है, तो वर्षा के जल में वायुमंडल से पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है, कुछ कुछ का क्वांटिटी में। अच्छा, एक योगेंद्र जी का एक छोटा सा सवाल है, डाउट है कि सर इसकी वेलोसिटी तो काफी कम होती होगी। हाँ बिल्कुल कम होती है वेलोसिटी, कहीं कहीं तो ये अंदर फंस के झील में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ से कठोर चट्टाने हैं, मार्ग ही नहीं है, तो क्या करेगी ये? बह नहीं पाती, अंदर कहीं ना कहीं क्या बना देती है? झील बना देती है। तो कास्ट झील कहते हैं उसको। अनगिनत ऐसे झील हैं जिसमें अंडरग्राउंड वाटर अंदर जाके फंस गया कहीं पे, तो वहां झील बना दिया। इनकी वेलोसिटी कम होती है, तो भगवान जब एक चीज छीनता है तो दूसरा चीज देता भी तो है। वेलोसिटी कम होती है इसलिए भी आकार की घाटी और मोनाडेनाक और बाकी चीजें नहीं बना पाती, ठीक है? ऑक्सबो लेक नहीं बना पाती, इसकी वेलोसिटी कम होती है। लेकिन इसकी जो घोलोसिटी है, समझो, जो सॉल्यूशन बनाने की सिटी मतलब क्षमता है, यानी घोलन क्षमता, घुलन क्षमता कहेंगे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होती है। एक चीज तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग देके ही ईश्वर भेजता है, ठीक है? तो इनके साथ भी वही केस है कि शुद्ध जल देखा जाए, प्योर वाटर जो होता है, वो रासायनिक दृष्टि से असक्रिय होता है। ये मैं किताबी लाइन पढ़ रहा हूं। परंतु जब इस शुद्ध जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हो जाता है, तब फिर ये वर्षा का शुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल नहीं रह जाता, शुद्ध नहीं रह जाता, डिस्टिल नहीं कहेंगे, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध कहेंगे। शुद्ध जल, प्योर वाटर, तो वो इनएक्टिव होता है, केमिकल रिएक्शन में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। बट जैसे ही इसमें CO2 मिल जाता है, तो ये एक एक्टिव सलेबल वाटर बन जाता है, ठीक है? और ये क्या करता है? घोलन क्रिया प्रारंभ करता है। सबसे पहले घुलन क्रिया धरातल के ऊपरी भाग में शुरू होती है, और फिर घुलन क्रिया के द्वारा जो भी घुलनशील खनिज है, नॉट ओनली द लाइमस्टोन, जो भी खनिज घुलनशील है उसको ये अपने में घुला लेता है, ठीक है? और घुलाने से क्या होता है? जब खनिजों से मिलता है, मिलकर बना है चट्टान, और जब चट्टानों में जो खनिज घुलने वाला है उसको ये घुला लेता है अपने में, तो चट्टानों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं ऊपरी सतह पर, जिसको कि घोल रंध्र कहते हैं, ठीक है? पोर्स कहते हैं, पोर, छिद्र बन जाता है। इन छिद्रों की मदद से ये घोलन करने की क्षमता वाली जल, जो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एसिडिक वाटर है, अंदर धरातल के नीचे पहुंचकर जो भी चट्टानों में जहां जहां भी इसको घुलनशील पदार्थ मिलता जाता है, घुलाती जाती है और आगे बढ़ती जाती है, घुलाती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, विभिन्न प्रकार का ये स्थलाकृति बनाती है। तो ये जो मेन इसका जो हथियार है यही है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि भूमिगत जल खासकर चूना प्रदेशों में केमिकल वेदरिंग करती है। ये क्या क्या करती है? केमिकल वेदरिंग करती है।
रासायनिक अपक्षय करती है, केमिकल वेदरिंग करती है, और इसी केमिकल वेदरिंग की मदद से चट्टानों को काटती है, अपर्दित करती है। तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो सबसे मेन टेक्निक है इरोजन का, वो क्या है? घुलन क्रिया। अब घुलन क्रिया के साथ बाकी जो क्रियाएं हैं वो मंद होती हैं, धीमी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? अब मान लीजिए काटते काटते ऐसे जगह पे काट के आई जहां से वो नीचे गिर रही है। ऐसा बहुत जगह होता है कि पहाड़ी का जो बीच का एरिया है काटी, और फिर पहाड़ी ढलान से वो गोल उतर रही है, तो उसमें फिर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलरेडी लाइमस्टोन लाइन एरिया जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूरोप में भी लाइमस्टोन केव्स बहुत जगह है। फ्रांस का कासेस रीजन, वो बाल्कन रीजन, अफ्रीका में भी कुछ जगहों पे लाइमस्टोन केव्स हैं। एशिया में भरा पड़ा है लाइमस्टोन केव, चूना पत्थर की चट्टानें। चीन में भी बहुत है, भारत में भी बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी भरा पड़ा है चूना पत्थर का एरिया। सो लाइमस्टोन केव जो है, लाइमस्टोन एरिया जो है, वो दुनिया में सारे लगभग सातों कॉन्टिनेंट पे अवेलेबल है। और यही कारण है कि दुनिया में जो है, ये जहां जहां चूना पत्थर की चट्टानें हैं, वहां वहां वर्षा यदि होती है, वर्षा का जल यदि उसके संपर्क में आता है, वह जल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मिला हो, तो ऑटोमेटिकली वो इरोड करके एक वेराइटी क्रिएट करती है लैंडफॉर्म्स। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? घूलन क्रिया। और ये क्रिया कैसे होती है, कहां से शुरू होती है? धरातल के ऊपरी सतह से शुरू होते हुए ये धरातल के भीतरी भागों तक प्रवेश करती है। और सबसे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, और जो एग्जाम में पीटी में पूछता भी है, क्या है? उस प्रक्रिया के बारे में पूछता है, और उस इक्वेशन को आपसे समझने की कोशिश करता है, ये जिसको आप कहते हो कार्बनीकरण की क्रिया, कार्बोनाइजेशन बोलते हो आप। ठीक है, कार्बनीकरण की क्रिया क्या है? ये कार्बनीकरण की क्रिया मैं आपको उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं डिटेल में। एक मिनट टाइम लूं मैं आपसे। कार्बनीकरण की क्रिया, कार्बोनाइजेशन में प्रोसेस वही है जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, कि होता क्या है? वर्षा के जल का CO2 लाइमस्टोन के CaCO3 को मिलके, उसको उसके साथ मिलके एक कार्बनिक अम्ल बनाता है। और ये जो कार्बनिक अम्ल है, यही कार्बनिक अम्ल आगे चलकर जो दूसरी कठोर चट्टानें भी हैं, जो कठोर चट्टानें उनको भी काट डालती हैं। जो कार्बनिक एसिड होती हैं, उनमें ये क्षमता आ जाती है। क्यों क्षमता आती है? क्योंकि जब एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो एसिड तो सॉफ्ट रॉक पे तो और फास्ट इफेक्ट करेगा ही करेगा। सॉफ्ट रॉक के अलावा एसिड हार्ड रॉक को भी बहुत हद तक क्या कर लेता है? इरोड कर लेता है। तो जो अपर्दन, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। एसिड जितना ज्यादा आ, एक तरीके से आप कहा जाए कि पावरफुल एसिड हो जाता है ये, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO3 के साथ रिएक्ट करके, और बाकी सल्फर्स के साथ रिएक्ट करके एक पावरफुल ये बनाता है, केमिकल बनाता है। और वो केमिकल क्या करता है? बहुत तगड़ा तरीके से वो कठोर चट्टानों को भी अपर्दित करता है। मैं आपको ना ठीक से एक इक्वेशन समझाता हूं, ध्यान से इस इक्वेशन को नोट भी कर लीजिए। सॉरी। अंडरग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल द्वारा कैसे, वो इक्वेशन क्या है? जो केमिकल वेदरिंग होता है, अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग कैसे होता है भूमिगत जल के द्वारा, इक्वेशन के साथ मैं बतलाने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या होता है, घुलन क्रिया कैसे शुरू होती है? कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चूना पत्थर की चट्टानें जो भी हों, उसमें CaO होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है H2O के साथ रिएक्ट करती है, ये इक्वेशन आप लिख पाए तो अच्छा है, ना लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे पहला स्टेप तो यही बनता है कि वो CaOH का होल 2 बनाता है, और CaOH का होल 2 का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये वाली मात्रा ये सा होगा, हाइड्रा ऑक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड ये बना देता है, ठीक है, तो फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, यही कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से फिर जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, CaOH का होल 2 इस पानी में क्या मौजूद था, CO2, तो फिर अभी किसके साथ अभिक्रिया करेगा, CO2 के साथ, ठीक है। तो जब ये CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो फिर क्या होता है इनके बीच, तो इनके बीच बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का होल 2, CaCO3 होल 2 नहीं होगा, प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आखिर क्या कारण है कि जो स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, हजारों साल से टिका हुआ है। आप देखेंगे ना, जब वैष्णो देवी की उस गुफा में उस पिलर को, बड़ा मजबूत और चिकना सा दिखेगा वो आपको, तो ये दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फिर उससे पानी अलग होता है, और पानी फिर वही अभिक्रिया करता है, यानी पानी का जो H2O का जो एक स्वतंत्र ये है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के साथ साथ फिर से जो नई चट्टाने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की चट्टाने, उन चट्टानों के साथ फिर इसी अभिक्रिया को, ये वाला जो फ्री हुआ H2O, ये H2O फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्ट करने के लिए फ्री हो जाता है। यानी एक तरह से फैक्ट्री, एक चैन की तरह फैक्ट्री चलने लग गई, कि यानी H2O फिर से किसी CaO को क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको मदद करेगा क्या करने में, उस जल को स्वतंत्र करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल स्वतंत्र हो जाएगा, और CaCO3 का, ये CaCO3 बन जाएगा। तो ये एक तरीके का जो साइकिल है ना, बहुत तेजी से चलता जाता है, चलता जाता है, और इसी साइकिल का परिणाम होता है कि वो जो अपर्दन है फास्ट तरीके से होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये चूना पत्थर की चट्टानों में मौजूद है। चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं, चूना पत्थर की चट्टानों में कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद होता है, डोलेमाइट में भी कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद होता है, कहीं ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कहीं कम क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो उस कैल्शियम ऑक्साइड को इजिली ये क्या करता है, पानी अपने में घुला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के अंदर, चूंकि ये वर्षा का जल है तो इसमें CO2 अवेलेबल है, CO2 के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट से वो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, पिलर एक्सेट्रा ये क्रिएट करता है। और ये जो पिलर ये क्रिएट करता है, या स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट क्रिएट करता है, इनको बनाने के बाद इनसे जो जल बूंदे हैं, वाटर है, वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये वाटर फिर से उसी प्रक्रिया को चालू करता है, और इस तरह से फिर से वो क्या बन जाता है, आगे वो बनाता है क्या, प्रोसेस चालू करता है। अब ये जो CaCO3 बनता है, अब इस अगला पानी तो चला गया अपने पिछले प्रोसेस में, अब ये CaCO3 क्या करेगा, तो ये CaCO3 अगले प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, और ये CO3 इस बार फिर से CO2 के साथ रिएक्ट करता है, और फिर से जो पानी मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करता है। जब ये तीनों आपस में एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या खेल होता है, तो फिर बनता है CaHCO3 का होल, ठीक है, CaHCO3 का होल 2 ये बनाता है। क्या होता है इसका मतलब, CaHCO3 का होल 2 ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यानी कि भूमिगत जल चूना पत्थर के चट्टानों से जब गुजरती है तो बहुत तेजी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अक्सर आप वीडियो में
आप YouTube वीडियोस में एक वीडियोस आप या फिर देखा होगा आपने एक वीडियो पॉपुलर होते हुए देखा होगा जिसमें आप देखे होंगे कि एक ऐसा मतलब ठीक है, एक ऐसा तालाब है अफ्रीका में, तालाब नहीं झील है, जिसमें कोई भी पक्षी चिड़िया कुछ भी जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो उसके वो जम जाता है, पत्थर बन जाता है। तो पत्थर क्यों बन जाता है उसके पीछे भी उसमें इस तरीके का यदि कोई चूना पत्थर या फिर सल्फर डाइऑक्साइड ये इस तरीके के कोई केमिकल्स होते हैं, वो यही भूमिगत जल यदि कहीं खुले समुद्र में या खुला झील में आके ओपन हो जाता है तो इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। अब क्या होता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट आगे चलकर क्या बनता है, और इस कार्बोनिक एसिड कन्फर्म बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। कैसे बनाती है, इतना सारा काम जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करने का जो ये काम किसने किया था, तो जल ने किया था। तो जो वो प्रक्रिया है, जल जल की जो प्रक्रिया है, H2O पहले से ही एसिड की तरह रिएक्ट करती है जब वो किसके साथ जुड़ती है, CO2 के साथ। CO2 प्लस H2O का जो रिएक्शन होता है वो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। खुद ये H2CO3 को ही हम क्या कहते हैं, ये एक एसिड है। H2CO3 एक बहुत ही पावरफुल एसिड, पावरफुल क्या मतलब घोलने में क्षमतावान एसिड है। तो वो एसिड क्या बनाता है, इसी को कार्बनिक एसिड कहते हैं। तो ये पहले लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन हमने बाद में आपको लिख के बताया कार्बनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल कैसे बनता है, जब वर्षा का जल यानी H2O जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो H2CO3 जिसको कार्बनिक एसिड कहते हैं उसका निर्माण करता है। यही कार्बनिक एसिड आगे चलकर जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं उन चूना पत्थर की चट्टानों के साथ रिएक्शन करके बार बार रासायनिक अभिक्रिया करके, चूना पत्थर की चट्टानों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके यही कार्बनिक एसिड जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये बेसिकली स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करने में मदद करता है। तो जब आप भूमिगत जल पे आप लिखेंगे ना आंसर, और आपके आंसर में ये 3-4 फॉर्मूलाज, एक नंबर पे ये डाल दीजिएगा। इसको बाद में भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं कि कैसे कार्बोनिक एसिड बनता है और बाकी चूना पत्थर के चट्टानों के साथ कैसे सोडियम ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये यदि आप लिख पाते हैं ना तो माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लाजवाब वाला बात हो जाता है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यदि नहीं लिखते हैं तो कोई बहुत बड़ा भारी पनिशमेंट नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक स्पेशल थिंग है। क्षमता हो तो यूज कीजिए इसको, नहीं लगे कि नहीं हमसे नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, लिव इट। लेकिन हाँ, यदि आप नहीं इक्वेशन लिखते हैं तो थोड़ा डायग्राम फिर खूबसूरत बना दीजिएगा और एग्जाम्पल बेटर दे दीजिएगा। यदि आप ये इक्वेशन बनाते हैं और डायग्राम भी बनाते हैं तो फिर तो सोना भी है और सुहागा भी है। ठीक है, तो हमेशा ये मान के चलिए कि जो आप अच्छे से प्रेजेंट कर दिए वही बेटर है। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं कि एकदम सारा कुछ हो ही। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको पूरे इक्वेशन का, जो कार्बनिक एसिड होता है, ये कार्बनिक एसिड कभी कभी क्या करता है, और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है जब इसके साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ता है ना। इसी कार्बनिक एसिड के साथ इसके साथ यदि हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है तो फिर ये और भी पावरफुल। ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट और ये H2CO3 आपस में रिएक्ट करता है तो ये और भी पावरफुल घुलनशील क्षमता वाला एक इक्वेशन क्रिएट करता है और उसके कारण इसकी घोलने की क्षमता जो है और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। एक दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो आपको काम आएगा, वो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इसके ठीक नीचे नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो भूमिगत जल है यानी अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जो CO2 की क्वांटिटी है वो घुलने पर कार्बनिक एसिड बनाती है और पुनः बाइकार्बोनेट में वो विघटित होती है। वो हमने बता दिया आपको।
इसके इरोजन पर टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट डालता है, वो पॉइंट लिखवा रहा हूं कि अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो वर्षा का जल जो होता है, और वर्षा के जल में वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वो एक एसिडिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो एसिडिक वाटर है चूना पत्थर की चट्टानों के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करके उसको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है और अपने साथ घुला ले जाता है, बहा ले जाता है, और आगे चलकर रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू जल उससे अलग हो जाता है और वो चट्टाने सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट के रूप में जम जाता है। और इसके अलावा वो पिलर बना देता है, केव पिलर बना देता है। तो डिपोजिशन जो होता है अंडरग्राउंड वाटर का, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इन केमिकल रिएक्शंस का, इसलिए केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इन केमिकल रिएक्शंस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इससे आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कोई यदि मेघालय के उस गुफा के बारे में बताएगा जिसमें कि चूना पत्थर की गुफा से नए युग का ऐसे पता चला कि अभी हम मेघालय युग में रह रहे हैं, तो उसमें बताया जाएगा कि उस स्टेलेग्माइट जो मेघालय की गुफा में मिला है, उसके अध्ययन से पता चलता है कि एक जमाने में बहुत ज्यादा मतलब सूखा पड़ा था, तो अकाल पड़ा था, तो वर्षा नहीं हुई थी, तो तापमान गिर गया था। आप कहेंगे जनाब उस मतलब स्टेलेग्माइट से कैसे पता चलेगा कि उस समय तापमान कम हो गया था? क्या अभी तक ठंडापन अंदर में रहेगा क्या? नहीं, मैं बताता हूं आपको, लिख लीजिए एक पॉइंट। वायुमंडल में CO2 के आंशिक दाब तथा तापमान पर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वायुमंडल का है उस पर डिपेंड करता है अंडरग्राउंड वाटर का इरोजन, अपरदन। यदि दाब अधिक होगा, लिख लीजिए, यदि प्रेशर ज्यादा होगा और तापमान कम होगा तो CO2 की घुलनशीलता बढ़ेगी। पानी में, वर्षा के जल में CO2 का घुलना ज्यादा हो जाएगा यदि प्रेशर ज्यादा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, तापमान कम होगा, तो CO2 की घुलनशीलता बढ़ेगी। जबकि दाब कम होने पर और तापमान अधिक होने पर CO2 की घुलनशीलता कम हो जाती है। CO2 की घुलनशीलता कम हो जाती है। अब इस लाइन को ना ध्यान से समझो। पृथ्वी पर जो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है वहां क्या है, दाब कम होता है और तापमान ज्यादा। तो दाब कम हो, तापमान ज्यादा होगा, तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, वर्षा के जल में CO2 की मात्रा कम होगी। CO2 की घुलनशीलता वर्षा के जल में इक्वेटोरियल रीजन में कम होगी। यही कारण है कि इक्वेटोरियल रीजन में इस तरह की गुफाएं भी कम है। लेकिन ज्यो-ज्यो हम इक्वेटर से आगे जाते हैं, यानी कर्क की तरफ या मकर की तरफ बढ़ते हैं, तो दाब में कमी आती है और तापमान में भी कमी आती है। तो तापमान जब कम होता है, ठीक है, दाब में अधिकता होती है, दाब बढ़ता है, सॉरी, तापमान कम होता है और दाब बढ़ता है। सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ है? तो सबसे ज्यादा वायुदाब आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ध्रुवों पे दिखेगा, पोल पे। दोनों पोल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और इक्वेटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ये कोई बहुत बड़ा हम क्वांटम फिजिक्स नहीं बोल रहे हैं, सिंपल है। तापमान और दबाव में क्या मतलब कनेक्शन है? देखो, तापमान बढ़ता है तो हवा गर्म होती है, हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो वहां लो प्रेशर हो गया। तो जहां पे भी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी वहां लो प्रेशर होगा। तो इक्वेटर पे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो लो प्रेशर होता है। और ध्रुव पे हवा गर्म नहीं होती उतनी, तो क्या होता है, हवा ऊपर नहीं उठती, तो क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यो ज्यो हम
ध्रुव की ओर बढ़ेंगे ना, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, उधर तापमान कम है और प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पे हवा में CO2 के घुलने की संभावना ज्यादा है। और हवा में CO2 ज्यादा घुलेगा तो, सॉरी हवा कह रहा हूं, वर्षा के जल, माफ करना, वर्षा का जल, वर्षा के जल में CO2 ज्यादा घुलेगा तो कार्बनिक एसिड ज्यादा बनेगा। कार्बनिक एसिड ज्यादा बनेगा तो चूना की पत्थर की चट्टानों के साथ रिएक्ट करने की उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और रिएक्ट करने की स्पीड ज्यादा होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा बनाएगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ज्यादा बनाएगी। और कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब ज्यादा बनाएगी तो ऐसे रीजन में गुफाएं बहुत ज्यादा बनेगी कास्ट की। अंटार्कटिका में भी बड़ी बड़ी गुफाएं मिल रही है, अंटार्कटिका में भी बड़ी बड़ी गुफाएं मिल रही हैं, ऐसी ऐसी गुफाएं कि मीडिया वाला कह रहा है कि एलियन ने आके बनाया होगा। फिल्में तक, हॉलीवुड की कई फिल्में बन गई हैं अंटार्कटिका की गुफाओं पर, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में बन गई हैं भाई। और रियल घटना है कि अंटार्कटिका में बहुत सारी गुफाएं मिल रही हैं। अब आप उसको जज कर सकते हो, आपका मन कहेगा अच्छा मैं जानता हूं कि वहां गुफाएं ज्यादा क्यों बन रही है, एलियन आके नहीं बना रहा है गुफा, तो फिर गुफा क्यों ज्यादा बन रही है बड़ी बड़ी। आपके को वहां तो सर वैसा कोई नदी वदी भी नहीं बनता है, वर्षा 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 भी नहीं होती है, वहां तो बर्फ है, हिम है। ठीक है भैया, हिम है, बर्फ है, लेकिन वहां पे क्या है कि तापमान कम है और दाब, दाब क्या है, टेम्परेचर भी है ज्यादा। और जहां तापमान कम होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे टेम्परेचर कम होता है दाब ज्यादा होता है। जहां तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, दाब ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, वहां CO2 बहुत तेजी से घुलती है वर्षा के पानी में। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसमें तेजी से वो मिक्स होता है। और जब वो मिक्स होता होगा तो जो वहां वर्षा होती हुई हिम के रूप में ही सही, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो रहती होगी। और समर वहां भी होता है 6 महीने का, विंटर वहां भी होता है 6 महीने का। तो समर में कुछ जो उसका जो आइस जहां मेल्ट होता है, इसको आप कहते हो स्नो लाइन, क्रायोस्फेयर का बॉर्डर एरिया, जहां से वो मतलब पिघल रहा होता है, तो वहां पे जो पानी होता होगा पिघलने वाला, जो कोस्टल रीजन होगा, या फिर जमीन के नीचे भी, तो जमीन का हीट के कारण कभी कभी क्या होता है, ये निचला लेयर इसका पिघलता है। और जब पिघलता होगा तो उस पानी में क्या मिला हुआ होगा, CO2। और नीचे यदि कहीं उसको चूना पत्थर की चट्टानें मिलती होंगी तो फट से उसको घुलाना शुरू करता होगा। एक बार घुला के अंदर चला गया वो, तो अंदर ही अंदर जहां जहां भी उसको जो भी घुलने लायक चट्टानें मिलती होंगी, खनिजें मिलती होंगी, उन खनिजों को वो घोलता चला जाएगा, घोलता चला जाएगा और गुफाओं का निर्माण करेगा। तो इस तरह से कई गुफाएं हमें अंटार्कटिका में मिलती हैं। इसी तरीके से जो मिड लैटिट्यूड रीजन है वहां भी बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं, वहां भी बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं। तो चीजें आप समझते चले गए होंगे जो जो बातें हम कह रहे हैं आपको। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स पे, इस पे ज्यादा रुकना उचित नहीं है, बस ये मैं आपको नॉलेज देना चाहता था ताकि आपकी समझ बन जाए। आंसर में एक आध लाइन भी एक इस इक्वेशन का डालते हैं आप। ये 4 इक्वेशन बताया मैंने, एक तो कैसे ये एसिड बनता है, इस पूरे प्रोसेस को कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जहां भी जिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, वो प्रक्रिया जो है उसको कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया या कार्बनीकरण की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के माध्यम से ही लाइमस्टोन रीजन में हाई लेवल का इरोजन होता है। ठीक है, और एक और प्रोसेस है जिसको कार्बनेशन कहते हैं। क्या है कार्बनेशन? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कई प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं। ये सारे कार्बोनेट जल में घुलनशील होते हैं, और इन कार्बोनेट के निर्माण के कारण चट्टानों में जो घुलनशील तत्व हैं उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेते हैं कि चलो भाई मुझे भी साथ ले लो। तो जब जल के साथ दूसरी चीजें भी चलने लग जाती हैं इसी कार्बोनेट के कारण, तो इस कारण से कार्बोनेशन को घोलन भी कहा जाता है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो कार्बोनेशन को घोलन या सॉल्यूशन
प्रोसेस ऑफ इरोजन और वेदरिंग कहते हैं। दैट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, इवन जब लौह सल्फाइड और पायराइट जैसी चट्टानें भी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल से संपर्क में आती है तो फिर उनका भी कार्बोनेट बन जाता है, जिसको फेरस कार्बोनेट या फिर लोहे का कार्बोनेट कहते हैं। और साथ ही जब कभी लोहा इसके संपर्क में आता है, लौह ऑक्साइड इसके संपर्क में आता है, तो वहां तो सल्फ्यूरिक एसिड तक बन जाती है। सल्फाइड अयस्क के साथ रिएक्ट यदि करता है ये, तो सल्फाइड अयस्क के साथ या लौह सल्फाइड के साथ मिलके ये सल्फ्यूरिक एसिड तक बना देती है। और लोहे के कार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होते हैं, तो यदि किसी पर्टिकुलर रीजन में इस एसिड को ये कार्बोनिक एसिड को आयरन ऑक्साइड मिल गया या आयरन सल्फाइड मिल गया, तब तो वो जो भी तब इतना पावरफुल एसिड बना देती है ना ये, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और तेजी से फिर चट्टान में जो भी सामने आता है सबको घुला देती है, बड़ा कर लेती है आकार अपनी गुफा का, कठोर से कठोर चट्टान को घुला देती है। तो याद रखना, चूना का पत्थर साधारण जल द्वारा तो नहीं घुल पाता है, लेकिन जब चूना पत्थर ऐसे जल के संपर्क में आता है जिस जल में CO2 मिला हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हो, तब बेचारा चूना पत्थर, ऐसे तो सख्त लौंडा है, लेकिन यहाँ पे आके वो पिघल जाता है बेचारा, मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है। तो चूने का पत्थर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जब बदलता है तो आसानी से जल के साथ घुलकर आगे बढ़ जाता है, और जल के साथ जब वो घुल के आगे बढ़ता है तो इस प्रक्रिया को कार्बोनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और कार्बोनेशन की प्रक्रिया के द्वारा कहीं कहीं पोटास बनता है, कहीं कहीं पोटेशियम भी बनता है, जो एक प्रकार का प्रमुख जीव का भोजन होता है। इसीलिए एल्गी जो है, पोटास को एल्गी बहुत पसंद करती है। तो इसीलिए भूमिगत जल में जहां कहीं कहीं जो झील विल बन जाता है उसमें एल्गी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की एल्गी बन जाती है, कुछ जीव जिसको पोटास पसंद है वो जनरेट हो जाते हैं। और इस तरीके से मैं डिटेल में आपके साथ बात किया कि कैसे चूना पत्थर के क्षेत्र में अपरदन मेनली होता है, तो कैसे डिफरेंट टाइप का अपरदन ये करती है भूमिगत जल, वो समझाने की मेरी कोशिश थी। बाकी अपरदन के दूतों से ये अलग है ये मोहतरमा। अब आते हैं सीधे सिंपल मुद्दे पे। वो मुद्दा क्या है? स्थलाकृतियों की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और कास्ट प्रदेश में निर्मित किसी को कुछ कहना है क्या? आप में से एक भाई का माइक ऑन हुआ है, संभवतः हृदय में कोई विचार हो तो रख दीजिए, हम स्वागत करते हैं आपके विचारों का। और जिनके नींद को मैंने डिस्टर्ब किया है, क्षमा प्रार्थी हैं उनसे। लेकिन क्या है, सोना और सोने में बहुत कम का फर्क है। सोना और सोना। आपके साथ मैं भी कष्ट कर रहा हूं। मुझे भी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई प्यारी चीज है तो उधर वाली नहीं है। हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको ये जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है भाई। मैं लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मरने के बाद तो कब्र में सोना ही सोना है, मतलब आफ्टर डेथ तो बहुत सोना है। तो सो के बिता दें एक कीमती पल, तो बुढ़ापे में बड़ा पछतावा होगा। ठीक है, तो अभी कम सोएंगे तो मरेंगे नहीं। और बार बार मुझे हिंदू कैरेक्टर जो है हमारे रिलीजन का, लक्ष्मण जी का याद आता है। इस भाई साहब ने 14 वर्ष तक निंद्रा नहीं ली थी, तो फिर इन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया था जिस एग्जाम को इंद्र भी और बाकी लोग भी क्रैक नहीं कर पाए थे। एग्जाम का नाम था मेघनाद। इसको वरदान प्राप्त था कि वही आदमी इसको मार सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। तो नींद के चक्कर में यदि कोई लोग दुखी हैं कि क्यों कर दिया सुबह पागल आदमी, तो माफी चाहूंगा। मैं आप ही के लिए किया हूं, क्योंकि मैं टारगेट प्रीलिम्स का बैच जो है इवनिंग में स्टार्ट करूंगा। जिस टाइम आप ज्योग्राफी पढ़ा करते थे उस टाइम की क्लास जारी होगी। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो GS पेपर 1 की क्लास है वो मेरे लिए नहीं है, वो तो यूट्यूब के लिए है, तो ये यूट्यूब जो मैं चला रहा हूं ना, ठीक है,
वो बेसिकली उनके लिए ही चला रहा हूँ जो मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतना क्षमतावान नहीं था कि इतना जल्दी इतने कम समय में इतना बड़ा सेटअप डाल लूं। मैटर करता है कि स्टूडियो डेवलप करने का मतलब लाखों का इन्वेस्टमेंट। और आपको मैं बताऊं, काफी जद्दोजहद के बाद मैं ये सेटअप डाल पाया हूँ। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, लाखों का। लाखों से तो सिर्फ बोर्ड शुरू होता है, फिर बाकी आवश्यकताएं भी हैं। और इन सब आवश्यकताओं में जो सबसे बड़ा सहयोग मिला है वो जियो ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल का ही है। आप सबों के सहयोग से ही ये क्लास चल रही है। तो वो जो जीएस की क्लास है, मैं बेसिकली आप सबके लिए ही चला रहा हूँ। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, मुझे कई कॉल आए हैं जिसमें मुझे डायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप मार्केट खराब कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता भी हूँ कि आप कौन, तो वो कुछ नहीं बताते। मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ, आप मार्केट खराब मत कीजिए। फिर नंबर वो कट हो जाता है, फिर फोन दोबारा दूसरे नंबर से आता है कि आप पेड बैच चला लीजिए। मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान दिए जाते हैं कि बच्चे किसी के नहीं होते। मैं उनको बताता हूँ कि जी मैं भी किसी का बच्चा ही हूँ और मैं सबका हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि गलत है, आप कुछ कोर्स चलाइए। फोन आया मुझे 2-3, एक दो तो मेरे अपने परिचित का आया, क्या लोग सब कुछ तुम ही पढ़ाओगे? ऐसा क्वेश्चन आया, सब कुछ तुम ही पढ़ाओगे तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे? दरअसल एक मेरे सीनियर सर हैं, भैया हैं, सीनियर हैं, और हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। लेकिन वो ज्यादातर चूंकि फैमिली वाले, ज्यादा बड़ी फैमिली वाले लोग हैं, तो पेड बैच बताते हैं, पेड बैच चलाते हैं। तो उन्होंने मेरे चैनल पे सुन लिया कि मैं PSIR स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उनका फोन आया। पहला लाइन था कि सब कुछ तुम ही पढ़ाओगे। तो जीएस तो एक तो तुम कर रहे हो, वो भी एक दो दिन दो क्लास, उस पे सिर्फ आलोक करंट पढ़ाओ। जो करंट पढ़ाता है उसी का चैनल चलता है। तो बहुत तरह के सलाह सुझाव लोगों से सुनता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी इंसान हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरे मन में आता है। घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कौन मुझे क्या सलाह दे रहा है। सुनता सबकी हूँ, सोचता हूँ उस पर 2 मिनट, सही लगता है तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ उसको फॉलो भी करता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि मान लीजिए कि जो लोग फी दिए हैं हमको, जीएस सिर्फ उनको पढ़ाऊंगा, तो फिर मेरे मन में आएगा कि फिर पेड बैच ही चला लेता हूँ। लिमिटेड चलाना है तो पेड बैच चला लेता हूँ। और पेड बैच के चक्कर में क्या होगा कि जीएस फिर लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचेगा। तो हम ज्यादा, चलिए चलिए पढ़ा लेते हैं। बाबू खोर है हमारे ब्रदर जो है। दुनिया का कांच कमाल है, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने कहा आप में से कि सर एग्जाम्पल फिर दे दीजिएगा, उदाहरण एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है, हम आपको वीडियो एकदम 11 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। मेरी छुटकी बहन कह रही है कि हाँ भैया आपको सुबह सोना अच्छा है, लेकिन मैं पहले भी 5 बजे सुबह पढ़ाता था, जब जमालपुर जैसे शहर में था। मेरी क्लासेस चलती थी 5 बजे। आ जाइए, चल दे, पढ़ा लेते हैं आपको। यहाँ के बाद अब टेक्निकल चीजें खत्म हो गई, उदाहरण किस तरह का चाहते हैं आप, हम आपको वैसा उदाहरण बता देंगे। डिटेल में लिख दीजिएगा सर कि कौन सा उदाहरण आप पूछ रहे हैं। कई उदाहरण दी मैंने अभी। हाँ, चीजों को मैंने कई जगहों से जोड़ा। जैसे मैंने वैष्णो देवी की उस गुफा से जोड़ा, अमरनाथ की गुफा से जोड़ा, मेघालय की गुफा से जोड़ा। और अभी मैं ये भी बता रहा था, मेघालय में जो गुफा में जो मिला है, मेघालय में चूना पत्थर की जो गुफा मिला है, मैं चाहूंगा कि मेरे सारे भाई बहन यूट्यूब पे इन गुफाओं को ढूंढ ढूंढ के उसका डॉक्यूमेंट्री देखे। ओरिजिनल कोई पढ़ाता हो तो वो उसको मत देखा करो, ठीक है। वो अपना दिमाग लगा कुछ भी बोलेगा, यदि ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं है तो। तुम मेघालय की जो गुफा मिली है, उस गुफा का एक्चुअल में आप डॉक्यूमेंट्री ढूंढना, जिसमें रियल में गुफा के अंदर की चीजें दिखाता हो। ज्यादातर बीबीसी ऐसा करता है, या फिर नेशनल ज्योग्राफिक ऐसा करता है। तो नेशनल ज्योग्राफिक या बीबीसी में जाके एक बार मेघालय की जो गुफा है, उस गुफा को देखना। उस गुफा में स्टैलेग्टाइट जो है, वो बहुत पुराना स्टैलेग्टाइट है, ठीक है। स्टैलेग्टाइट है, और उस स्टैलेग्टाइट से काफी कुछ पता चला है। तो आखिर कैसे स्टैलेक्टाइट के स्टडी से इस बात का कैसे पता चल गया स्टैलेक्टाइट से कि भाई अकाल पड़ा था, 900 साल का अकाल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मोहनजोदारो का जो रीजन है,
जो सिंधु इंडस वैली रीजन है, वहां पे 900 ईयर का ही अकाल पड़ा था। हाउ कैन दे से, कैसे कहते हैं वो ऐसा, किसकी मदद से कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। तो स्टेलेक्टाइट का अकाल से क्या लेना देना था भाई? और कैसे वो कह रहा है स्टेलेक्टाइट की मदद से कि तापमान कम हो गया था? कैसे वो कह रहा है कि CO, मतलब वो जरूर स्टेलेक्टाइट से मलबा निकाला होगा, और स्टेलेक्टाइट से जो मलबा है उसको लैब में ले जाके टेस्टिंग की होगी, तो उसको CO2 का लेवल क्या मिला होगा उसमें? CO2 का लेवल हाई मिला होगा उसमें। और जब वो CO2 का लेवल हाई देखा होगा, तो ऐसा तभी संभव है जब टेम्परेचर क्या हुआ हो, कम हुआ हो। अभी तुम तुरंत पढ़े हो, अब तुम चीजों को समझो। CO2 तभी हाई होगा, लेवल हाई ज्यादा होगा उस स्टेलेग्माइट में, जो नौ बहुत पुराना स्टेलेग्माइट है, और उस स्टेलेग्माइट में के आधार पे अगला कह रहा है कि अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा क्यों नहीं हुई थी? तो आगे वैज्ञानिक ये भी कह रहा है कि तापमान गिर गया था, इस क्षेत्र का तापमान गिर गया था। तो तापमान गिर गया था या सूखा पड़ा था 900 साल तक, ये किस आधार पे कह रहा वो आदमी? ऐसा स्टेलेक्टाइट में क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट छोड़ के कोई गया है? लव लेटर छोड़ के गया है क्या कोई पूरा पूर्वज हमारा, कि हम तो मर रहे हैं सूखा में, बेटा हमको याद करना, बहुत लंबा सूखा पड़ रहा है, ऐसा कुछ चिट्ठी डाल के गया क्या? तो कैसे पता चल रहा है उनको? तो वो स्टेलेक्टाइट जो है, स्टेलेग्माइट बोलेंगे, माइट है नीचे, नीचे माइट है। तो नीचे जो खड़ा होता है वो स्टेलेग्माइट है, जो ऊपर से है वो स्टेलेक्टाइट है, जो दोनों जुड़ गया तो फिर पिलर है। तो वो CO2 की लेवल देखा होगा हाई, और CO2 का लेवल हाई है, इसका मतलब निश्चित तौर पे तापमान गिरा होगा, क्योंकि कम तापमान में CO2 का लेवल ज्यादा होता है, और ज्यादा तापमान में CO2 का लेवल कम होता है, तो मतलब CO2 का डिजोल्वेशन कम होता है वो वर्षा के जल में। तो चीजें यहां से कहीं कहीं कनेक्ट होकर जो केमिकल इक्वेशंस हैं, उन केमिकल इक्वेशंस की बेसिस पे, इन चीजों के आधार पे इतने सारे निष्कर्ष निकले। अब यदि ये बच्चा कह रहा है कि देश में कहाँ कहाँ चूना पत्थर की गुफाएं, उसका एक बार उदाहरण बता दीजिए। तो मैंने बताया था बिहार में कैमूर रोहतास एरिया, फिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां गुफाओं वाला जो डिजाइन दिखता है ज्यादा, मेघालय में है, मणिपुर में है, शिलांग में है, मतलब मेघालय वही मेघालय शिलांग, मेघालय में है, मणिपुर में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा इधर क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सारे रीजन्स में बहुत ज्यादा चूना पत्थर की गुफाएं और चूना पत्थर के क्षेत्र हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। आपका जम्मू कश्मीर का जो मैंने अमरनाथ की गुफा बताई, वो भी एक तरीके से वहां पे भी चूना पत्थर की चट्टानें मिली हैं। उत्तराखंड में मैंने बताया कि एक पाताल भुवनेश्वर करके वीडियो है, देखना कभी। तो पाताल भुवनेश्वर जो उत्तराखंड का है, वहां पे भी चूना पत्थर की गुफाएं हैं। तो पूरे दुनिया में चूना पत्थर की गुफाएं फैली हुई है। ठीक है, आ जाओ फिर अब मुद्दे पे आते हैं। हम लिस्ट बना रहे थे क्या, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड, दो तरह के लैंडफॉर्म्स मेनली पढ़ना है हम लोगों को। एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, उसका लिस्ट बना लेते हैं। और दूसरा जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, उसकी भी लिस्टिंग कर लेते हैं। तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, जब चूना, मुलायम चट्टानों और कठोर चट्टानों पे पूरा जीवन टिका है, ये पूरा चैप्टर टिका है। मुलायम चट्टाने, कठोर चट्टाने, जब मुलायम चट्टाने इनके साथ घुलकर बह जाती हैं, तो जो बहुत कठोर चट्टाने हैं जिसको घुलाने की क्षमता इनमें नहीं है, वो कठोर चट्टाने यूं के यूं खड़ी रह जाती हैं। और इसके कारण ही डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम क्रिएट होता है अपरदन के दौरान, और उसी को हम मतलब यहाँ पे लिस्ट के रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो चूना पत्थर क्षेत्र में जो चट्टाने बनती, जो स्थलाकृतियां बनती हैं, उनमें सबसे पहला और मोस्ट फेमस स्थलाकृति है लैपीज। तो ध्यान दीजिए, लैपीज किसको बोलते हैं? सुना होगा आपने लैपीज के बारे में। कंघी जैसी नुकीली चट्टाने, ऐसा लगेगा जैसे नर्क की घाटी है, कि ऊपर से किसी को फेंक दें तो भीष्म पितामह की तरह टंगा रह जाए वो इंसान। ऐसा नुकीला नुकीला पत्थर की तरह ऐसे कंघी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जो टर्म यूज होता है वो है लैपीज। सबसे पहला LAPIES जो है, लैपीज, ये
मोस्ट यूनिक और मोस्ट फेमस स्थलाकृति है। सिर्फ और सिर्फ ये स्थलाकृति, इतनी खूबसूरत स्थलाकृति सिर्फ और सिर्फ ये चूना पत्थर के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, यूनिक है। ठीक है, यूनिक स्थलाकृति है। और इसका डायग्राम भी आप देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप जैसे एकदम कंघी जैसा स्ट्रक्चर बनाते जाइए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। जितना दूर बना सके बना दीजिए। और ये कठोर चट्टाने हैं, तो कठोर चट्टानों का कुछ ऐसा डिजाइन दे दीजिए जो पता चले कि ये कठोर चट्टाने हैं। ठीक है, ये आप ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं कीजिएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, ज्यादा टाइम किस में वेस्ट करना है, किसका लेबलिंग जो है वो ज्यादा कर दीजिएगा। ज्यादा लाइन खींचा खींची और शैडो डालने की आवश्यकता नहीं है। हम डाल रहे हैं ताकि खूबसूरती है थोड़ा सा आपको देखने में, इसलिए। अब इस पूरी संरचना को लैपीज कहते हैं। लैपीज, ये संरचना बनी कैसे, मेकिंग प्रोसेस क्या है इसका। इस संरचना का मेकिंग प्रोसेस है कि ये सब कठोर चट्टाने हैं जो खड़ी रह गई, और इनके बीच बीच से जो ये घाटी घाटी बना है, देखो इसको कहते हैं, इसका शिखरिका या शिखर, शिखरिका बोलते हैं। शिखर से छोटी होती हैं, तो नुकीली होती हैं, इसलिए इसके लिए टर्म आता है सिकल। शिखरिका का मतलब होता है पिनेकल्स, बोलते हैं PINNACLES, पिनेकल्स। ठीक है, शिखरिका बल्कि टॉप पे नुकीला हो तो उसके लिए टर्म आता है पिनेकल्स। पिनेकल्स, शिखरिका। और जो ये घाटी जैसी संरचना बन गई है, ये जो घाटी बन गई है इनके बीच की जो ये घाटी है, तो ऐसी जो बीच वाला जो स्पेस होता है उसके लिए विदर, ठीक है, क्लेफ्ट टर्म या विदर यूज होता है। विदर, CLEFTS, क्लेफ्ट, CLEFTS, क्लेफ्ट होता है। तो क्लेफ्ट्स और पिनेकल, इसके ये दोनों पार्ट हैं। जो नुकीला वाला पार्ट है वो क्या है, शिखरिका है, पिनेकल है। पिनेकल, शिखरिका, जो नुकीला टॉप है, बहुत नुकीला होता है, धारदार समझो, इसके ऊपर गिर जाए तो अपन भीष्म पितामह वाली फीलिंग ले सकते हैं, ऐसा होता है। सोचो, कल्पना करो, एक ऐसी घाटी की कल्पना करो आप, जो बिल्कुल ऐसी घाटी हो जहां पे ऐसे नुकीले कठोर चट्टान खड़े हो। ठीक है, तो ऐसे नुकीले चट्टान खड़े होंगे तो वो दिखने में बिल्कुल ऐसा नुकीला लगेगा ना, देख करके। कहीं कहीं ये देखो, बहुत सारी दुनिया में ऐसे भरे पड़े हैं, ये सब के सब जो हैं, ये कुल्जा सिमसिम कहाँ है। अच्छा, ये तो पूरा का पूरा ये इमेज जो है किसी भाई ने ये यहाँ पे यूज किया है, ये लैपीज है। ये तो खैर कम, मतलब उतना डिजाइनिंग नहीं है, ये नुकीला नुकीला है। चीन में भी ऐसे लैपीज बहुत बड़े पड़े हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल नुकीला सा पत्थर का चट्टान टाइप का, ये सब बिल्कुल नुकीला नुकीला, ये रियल इमेज है। बीच बीच में जहां पे ये बिदर, ये क्या हो गया बीच में, ये बिदर हो गया बीच में, जहां पे घास वास उग गया है, घाटी है, वो बिदर है। ये क्या है भाई, विदर है। ये क्या है, विदर है। और ये जो नुकीला नुकीला, ये माना बिल्कुल, ये नुकीला नुकीला, ये क्या है, ये शिखरिका है, पिनेकल, शिखरिका। ठीक है, शिखरिका है, पिनेकल है। तो शिखरिका और विदर क्लिफ्स जो है वो हम बतलाने की कोशिश कर रहे थे, सबसे यूनिक है। ऐसे इसका हर एक स्थलाकृति यूनिक है। इसकी जितनी भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना, सारे लैंडफॉर्म्स बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ये कुछ यूनिक है। ठीक है, तो आप देख लिए, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। अब लैपीज आपको याद रहेगा, हमको लगता है लैपीज जरूर याद रहेगा आपको। लैपीज के बाद दूसरा पॉइंट आता है, अब उसके बाद सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, एक बच्चा और बाकी स्ट्रक्चर्स लिख रहा है, जैसे टेरा रोशा, सिंक होल, फुट होल्स। अच्छा, फुट होल तो उसका था, सिंक होल हो गया, फिर आगे भी हम ठीक है बताते हैं आपको। लेपीज स्पेशली याद रखिएगा कि ये इसका अपना ब्रांडेड स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा
जो आपने घोलरंध्र की बात की, ठीक है, घोलरंध्र जब यहाँ के बाद बस मेन सबसे स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो घोलरंध्र ही है। वही बड़ा होते जाता है ना, जब घोलरंध्र ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो विलयन छिद्र के रूप नाम से आता है, और बड़ा हो जाता है डोलाइन बन जाता है, और बड़ा हो जाता है तो युवाला बन जाता है, और बहुत बड़ा होकर ओपन हो जाता है तो पोल्जे बन जाता है। तो बाकी सारी स्थलाकृतियां क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और वो स्थलाकृति जो है विथ डायग्राम हम कल पढ़ेंगे। आपको एक छोटा होमवर्क दे रहा हूं, टेक्निकल चीजें तो मैंने कर ली, अब आपको क्या करना है, आप एक लिस्ट ये रेडी रखिएगा अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक, और अपने लिस्ट का तुलना हमारे लिस्ट से करिएगा कि हम नया क्या जोड़े आप में। क्योंकि हमने सोचा है ना कि लिस्ट में ज्यादा स्ट्रक्चर्स के नाम होंगे, एक्सप्लेनेशन भले ही आप कम करना, लेकिन लिस्ट में जितनी भी स्थलाकृतियां होती है उसको जरूर यहाँ पे लिख देना। तो आज आपको मैं इतना ही काम दे रहा हूं, क्योंकि अब मेरी दूसरी क्लास है, 7:30 में ही क्लास थी तो मैसेज आने शुरू हो गए, सर कब क्लास शुरू होगी। हिस्ट्री की क्लास है, तो कल से क्लास आपकी 6:15 में स्टार्ट होगी, और आपकी क्लास जो है लगभग 7:45 तक, 7:40 तक चलेगी, और मॉर्निंग में जो है, हाँ 7:30 तक फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम आपसे कल, ठीक है। रिकॉर्डिंग 11 बजे तक मिल जाएगा आपको।